वीडियो की शुरुआत करूंगा अपने यूजुअल अंदाज में। 7 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे। सातों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर पड़ी हुई है। आप सातों क्वेश्चन को कोशिश करें एक चैलेंज लेकर के एरर को फाइंड आउट करने का, साथ में उस एरर को लॉजिक के साथ कैसे आप सही करेंगे, है ना। अच्छा, अगर आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए, 7 में से अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हर एक बंदा और हर एक बंदी आप में से विद लॉजिक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है ना एबल होगी। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन। ग्रामर सीरीज पार्ट 18 में आपका वेलकम है। इस सीरीज को मैं इस तरीके से चला रहा हूँ, किसी पेड कोर्स को पढ़ने की जरूरत ना हो, किसी किताब को आपको बाय करने की जरूरत ना हो, पूरी इंग्लिश ग्रामर को इस सीरीज में अपने समराइज कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है छोटी सी, पार्ट 18 है, इसको देख करके आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, पर बहुत चीज़ें आपके सर से भी निकलेंगी। पार्ट 0 से देखना शुरू करें। एक नए अंदाज में इंग्लिश सिखाता हूं मैं, आपका इंग्लिश को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मेरे चैनल पे जाकर के पार्ट 0 से शुरू कर सकते हैं ग्रामर को देखना। शुरू करेंगे। आज वर्ब चैप्टर को हम लेने वाले हैं। मैंने वर्ब को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आज बेसिक्स और इंटरमीडिएट, सेकेंड पार्ट आएगा एडवांस्ड। इस बेसिक्स और इंटरमीडिएट वाले पार्ट में भी कई जगह मैं आपको सरप्राइज करूंगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, आपको मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 5 सेंटेंसेस है आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से 5 सेंटेंसेस को अपने दिमाग में ब्रेक करने की कोशिश करें। सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक आप जानते हैं। पहले आप ब्रेक करेंगे, फिर मैं ब्रेक करूंगा, ताकि अपनी जो है सेंटेंस ब्रेकिंग सही बैठे। चलो, आप जो है ना अपने दिमाग में करें या नोटबुक पे करें। अब मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं हर सेंटेंस को, तब हम देखेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स कैसी होती हैं। पीटर पेंट्स ब्यूटीफुली। पीटर पेंट्स ब्यूटीफुली। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। काम को जो प्रदर्शित करे, 3 फॉर्म हो, उसको कहते हैं वर्ब, है ना। पेंट्स हो गई हमारी वर्ब। अच्छा भाई, पेंट कौन करता है? पीटर करता है। पीटर हो गया हमारा सब्जेक्ट। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, किसी मैनर के बारे में बताती है, किस तरीके से आप कोई काम करते हो। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब को हम लेंगे 1-2 चैप्टर्स में आने वाले में, हम एडवर्ब को लेने वाले हैं। अभी इस ब्यूटीफुली को आप चाहे भूल जाओ, है ना। पीटर पेंट्स ब्यूटीफुली, इसमें पीटर हो गया सब्जेक्ट, पेंट हो गई हमारी वर्ब। अच्छा, अगला सेंटेंस देखो। पीटर पेंटेड द हाउस ब्यूटीफुली। अब देखो, पेंट, पेंटेड, पेंटेड फिर से वर्ब है, पीटर हमारा फिर से सब्जेक्ट है। अच्छा, पीटर तो सब्जेक्ट है, पर हाउस क्या है यहाँ पे? हाउस है इस पेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट। पेंट किसको किया भाई? व्हाट का रिप्लाई किसने दिया भाई? हाउस ने। अगर जो व्हाट का रिप्लाई दे दे वर्ब से, वो हो जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो हाउस है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे पेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे पेंट का ऑब्जेक्ट है हाउस नाम का नाउन। अच्छा, तीसरा देखो। पीटर इज अ पेंटर। लिंक वर्ब आ रही है इज, है ना। बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आती है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मिलाती है। ये बता रहा है पीटर ही पेंटर है। पीटर एक जो है ना पेंटर है, पेंटिंग करने वाला आदमी है ना। तो पीटर सब्जेक्ट, पेंटर हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, इतना मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, अपने वार्म अप कर रहे हैं अभी, है ना। अगला सेंटेंस देखो। पीटर हैज बीन अ पेंटर। पीटर एक पेंटर रहा है 10 सालों से, 5 सालों से, अपने जन्म से, पिछली अपनी जवानी से, अपने बुढ़ापे से, मतलब वो रहा है पुराने टाइम के अंदर, शायद आज भी पेंटर हो। पीटर हैज बीन अ पेंटर। हैज बीन एक फिर से लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। यहाँ पे पीटर और पेंटर को फिर से इसने मिला दिया है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैच करवा दिया है। लास्ट सेंटेंस और देखना। पीटर फेल फ्रॉम द रूफ। पीटर फेल हो गया, गिर गया रूफ से। फॉल, फेल, फॉलन, है ना। तो 3 फॉर्म्स हैं। फेल हमारी वर्ब हो गई, पीटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रूफ नाम का एक नाउन। इतनी कहानी क्लियर है ना? जिसकी क्लियर ना हो, फिर से हिदायत दे रहा हूं मैं, पिछला देख लेना, क्योंकि अब ये सिखाने का जो है ना अपने पास, ये सब कर चुके हैं हमने डिटेल में। अब आ जाओ इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है अपना। 5 सेंटेंसेज में एक खास चीज़ है देखने वाली। कौन सी? देखो, पीटर तो है ही, खास चीज़ पीटर नहीं है। खास चीज़ ये है कि इनमें वर्ब्स अलग अलग तरीके से अपने ने यूज़ किए। पीटर ने पेंट किया ब्यूटीफुली, या पेंट करता है ब्यूटीफुली, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, समझ रहे आप। पीटर पेंट करता है तो एक एक्शन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, पीटर हाउस को पेंट करता है तो यहाँ पे भी एक एक्शन हो रहा है। पीटर हाउस को पेंट करता है तो यहाँ पे भी एक एक्शन हो रहा है। पर जो बाद वाले 2 सेंटेंस देख रहे हो ना, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। पीटर इज अ पेंटर में हम पीटर की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। पीटर कैसा आदमी है? पीटर एक पेंटर है ना। कुछ काम हो रहा है यहाँ पे भाई। पीटर पेंटर है तो उसमें काम क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। और पीटर हैज बीन अ पेंटर, पीटर एक पेंटर रहा है, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ। तो इन दोनों को अपने बोलते हैं लिंक वर्ब वाले सेंटेंसेस, है ना। पहले दोनों है एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस। अब लास्ट वाले को ध्यान देखना। पीटर गिर गया छत से।
देखो एक्शन तो इसमें हो रहा है, एक्शन तो इसमें हो रहा है ना। पीटर छत से गिर गया, पर छत से गिरा कौन? पीटर। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन? पीटर। पर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का डूअर नहीं है। छत से जिसने गिराया उसका नाम इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है पीटर, जैसे यहाँ सब्जेक्ट था पीटर तो पीटर पेंट करता था, यहाँ सब्जेक्ट था पीटर तो पीटर पेंट करता था, यहाँ सब्जेक्ट था पीटर तो पीटर पेंटर था। पर यहाँ सब्जेक्ट पीटर है पर पीटर ने गिराया नहीं किसी को, पीटर तो खुद गिरा है। ऐसा एक सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ना लगे, जिसके डूअर के बारे में आपको पता ना लगे और जिसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पड़ा हो, ऐसे सेंटेंसेस की वर्ब को बोलते हैं अपने अर्गेटिव वर्ब। एक बार सारा रिवाइज कर देता हूं मैं, है ना। ध्यान से देखना, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा आज की चीजें, कई ऐसी चीजें मैं इसमें डाला हुआ हूं मैं आज, है ना। देखो पहले सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो एक्शन वर्ब है, यहाँ पे पेंटेड एक्शन वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा, अवस्था बताई जा रही है तो लिंक वर्ब है, इज यहाँ पे लिंक वर्ब है। चौथे सेंटेंस में हैज बीन भी एक लिंक वर्ब है, अवस्था बता रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। पांचवें सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा है, पर एक्शन को करने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, और जिस पे एक्शन हो रहा है उसको हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रखा है। ऐसे सेंटेंसेस की वर्ब को अपने बोलते हैं अर्गेटिव वर्ब, या इसको आसान भाषा में बोलते हैं हैपनिंग वर्ब। अब इसको ऐसे याद रखें, ये गिराने वाला भगवान है, जिस सेंटेंस के अंदर करने वाला भगवान हो जाए ना, उस सेंटेंस की वर्ब होती है अर्गेटिव वर्ब। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। एक्शन वर्ब, लिंक वर्ब और अर्गेटिव वर्ब। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर लेकर के आता हूं, चिंता मत करना, लास्ट में पूरा समराइज करूंगा मैं, एक बार सीखते जाओ आप, है ना। चलो एक्शन वर्ब को मैं आपके सामने खोल करके समझाना चाह रहा हूं, फिर लिंक वर्ब को बताऊंगा, फिर अर्गेटिव वर्ब को बताऊंगा, फिर उनके ऊपर एरर्स करवाऊंगा। अजय सिंग्स, अजय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अजय इज स्लीपिंग, अजय स्माइल्ड एट द जॉग, अजय वॉट। मुंह मत देखो मेरा, फटाफट से ब्रेक करो हर सेंटेंस को, है ना। करना आपको ये लास्ट में, मेरे को तो आते हैं अच्छे से, मैंने तो शायद इसको 8-10 साल पहले सीख लिया था। टाइम आपका है, फटाफट सबके सब लोग जो इनको ब्रेक करेंगे, फिर मैं ब्रेक करता हूं, अपनी ब्रेकिंग को देखो कैसे आप जो है कितनी सीखे हो। चलो अजय सिंग्स, भाई सिंग कौन करता है? अजय करता है। सिंग हो गई वर्ब, अजय हो गया सब्जेक्ट, सिंपल सा सेंटेंस है ना। अजय सिंग्स, अजय गाता है, गवैया है, गाने का शौकीन है। अजय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, भाई अजय गाना गा रहा है, इज सिंगिंग हमारी वर्ब हो गई, अजय हमारा सब्जेक्ट हो गया। भाई क्या गा रहा है? वर्ड से रिप्लाई दे दिया सॉन्ग ने, तो सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल कहानी, सो गुड सो फार, है ना। चलो अजय इज स्लीपिंग, अजय सो रहा है, अजय सो रहा है, इज स्लीपिंग वर्ब होगी, अजय हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिंपल है ना। चलो अजय स्माइल्ड एट द जॉक, अजय ने स्माइल किया, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड जिसके 3 फॉर्म्स हो वो वर्ब होती है, स्माइल्ड वर्ब होगी, अजय सब्जेक्ट हो गया, एट प्रपोजिशन होगी। एट का ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का जॉक नाम का नाउन, है ना। प्रपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट लेने नहीं मानेगी, उसको तो तुम्हें ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, है ना। तो एट को हमने दे दिया जॉक। लास्ट में अजय बॉट, अजय ने खरीदा, तो बॉट हो गई आपकी वर्ब, अजय हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना। अजय हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ध्यान देना सेंटेंस में, पहले सेंटेंस के अंदर अजय सिंग करता है, दूसरे में भी अजय सिंग करता है। सिंग वर्ब ने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ, पर दूसरे में ऑब्जेक्ट लिया हुआ सॉन्ग, तो ऐसी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों करती है सिंग वर्ब? अब इसको ध्यान से देखो, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे कि सिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट ले भी सकती हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट ना भी लें, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे कि सिंग वर्ब एक है, जो चाहे तो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, उनकी इच्छा है, अगर आप उनको ऑब्जेक्ट ना दो तो भी आपकी इच्छा है ना। अजय सिंग्स भी ठीक है, और अजय सिंगिंग अ सॉन्ग भी, इज सिंगिंग अ सॉन्ग भी अपने आप में ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा? एक्शन वर्ब। देखो पांचों में एक्शन तो हो रहा है कुछ ना कुछ, अजय सो रहा है, अजय गा रहा है, अजय हंस रहा है, अजय ने कुछ खरीदा है। एक्शन वर्ब्स में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले भी सकती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट ना भी ले। अच्छा दूसरी कैटेगरी की एक्शन वर्ब पे आ रहा हूं मैं। अजय इज स्लीपिंग, ये जो स्लीप वर्ब है ना, स्लीप सोना, इसका कभी भी कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। इंग्लिश में दूसरी कैटेगरी के एक्शन वर्ब्स हैं जिनका कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप कितना भी जोर लगा लो, स्लीप नाम की वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। इसको आप दे के देखो कोई ऑब्जेक्ट, एप्पल दो, स्नेक दो, कोई नाउन प्रोनाउन जीरेंड इसके आगे लगा के दिखाओ, लगा ही नहीं सकते आप बिना किसी प्रपोजिशन को ऐड किए। तो इंग्लिश में दूसरी कैटेगरी ऑफ एक्शन वर्ब्स हैं जिनके आगे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। स्लीप है, गो है, कम है, वॉक है ना, इनके आगे आप कभी भी लाफ है, क्राई है ना, स्माइल है, इनके आगे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अच्छा अब तीसरी देखना,
अजय बॉट, अजय बॉट। सर इसने आपने इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, अब इसको मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। तीसरी कैटेगरी ऑफ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको ऑब्जेक्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा, घर से तुम्हें ला करके देना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करो, चाहे जाकर के समझ रहे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे साथ देखा ना आपने। आपको तीसरी कैटेगरी ऑफ वर्ब्स को ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो सेंटेंस की ऐसी तैसी, है ना। अजय बॉट है ना, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है, क्योंकि अब बॉट वर्ब को बाय के सेकंड फॉर्म है बॉट, इसको हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय बॉट अ बैग, है ना। कुछ भी खरीदवा दो इसको, पर आपको कुछ खरीदवाना पड़ेगा इसको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा बॉट वर्ब को। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्या चक्कर है ना। तो एक्शन वर्ब्स 3 टाइप की हैं, जो या तो लेंगी सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट लेंगी या ना लेंगी, पहला टाइप। दूसरा टाइप ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेंगी। तीसरा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट लेंगी। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी लेती है कौन सी नहीं लेती? एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास 100% वर्ब्स हैं, 100 वर्ब्स इंग्लिश में है, तो 90% वर्ब्स इस कैटेगरी में फॉलो इन करती हैं, है ना। तुम आंख मूंद करके जिस भी वर्ब पे हाथ मारोगे 10 में से 9 यही वाली निकलेंगी, चाहे ऑब्जेक्ट दे दो चाहे मत दो। अच्छा सर इन दोनों का क्या? ये दोनों 5-5% समझ लो। मैं कोई आपको स्ट्रिक्ट नहीं दे रहा, कुछ कैलकुलेट करके आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बुक्स में जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 5-5% वर्ब्स ऐसी हैं या तो जिनको जरूरी है ऑब्जेक्ट देना, या जिनको जरूरी है ऑब्जेक्ट ना देना। आपकी मैं सारा मामला यहाँ आसान कर दूंगा, इन वर्ब्स को आपको पकड़ लेना है, इससे सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके वर्ब चैप्टर के पूरे हो जाएंगे, खाली इन वर्ब से, है ना। अभी आगे इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक्शन वर्ब आपने देख लिया ना 3 कैटेगरीज। अब फटाफट मैं आपको लिंक वर्ब दिखा रहा हूँ 3 कैटेगरीज, है ना, लिंक वर्ब की 3 कैटेगरीज। अच्छा इसमें एक चीज और है, ये वाली जो है ना, ये वाली कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। कौन सी वाली? ये वाली कभी ऑब्जेक्ट ले सकती है कभी ना ले, और ये वाली हमेशा लेगी। तो जो जो ऑब्जेक्ट लेंगी हमेशा उन्हीं का ही पैसिव बनेगा। तो अगर सिंग वर्ब है, अगर ये ऑब्जेक्ट ले रही होगी ना, अगर यहाँ पे सॉन्ग नाम का ऑब्जेक्ट लिया होगा, तभी ये सेंटेंस का पैसिव आप बना सकते हो। अजय सिंग्स नाम के सेंटेंस का पैसिव बना ही नहीं सकते, क्योंकि सिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसिव बनेगा नहीं। समझ गए ना। तो इन वर्ब्स में इनका पैसिव बन सकता है, इनका पैसिव बन सकता है, पर इनका पैसिव कभी नहीं बनेगा। इसीलिए आई एम कमिंग, शी इज गोइंग, इनका कभी भी पैसिव हम बना ही नहीं पाते इंग्लिश के अंदर। आगे बढ़े। चलो अब लिंक वर्ब पे आ रहा हूं मैं। 5 सेंटेंस आपके सामने, 4 सेंटेंस फटाफट से आप ब्रेक करेंगे, फटाफट लग जाएगा, बार बार बोलना ना पड़े मुझे, है ना। अजय इज स्मार्ट, अजय हैज बीन अ टीचर, अजय वॉज हैप्पी दैट डे, अजय हैड बीन रियली एंशियस। 5 सेंटेंस को ब्रेक करो, फिर मैं ब्रेक करता हूं, फिर अपने लिंक वर्ब्स को देखते हैं फटाफट से। चलो करूंगा ब्रेक। अब अजय इज स्मार्ट, इज क्या होगी अपनी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है। ऐसा काम जब कोई वर्ब कर जाए उस वर्ब को हम बोलते हैं लिंक वर्ब। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मिलाती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे स्मार्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव हो सकता है या एक नाउन हो सकता है। अजय स्मार्ट है, सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, अजय के बारे में हमने एक बात बताई, अजय इज स्मार्ट। अगला सेंटेंस देखो, अजय हैज बीन अ टीचर, अजय एक टीचर रहा है ना, पास्ट में एक टीचर रहा है कुछ वक्त के लिए। अजय हैज बीन अ टीचर में अजय हो गया सब्जेक्ट, अ टीचर हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अजय और टीचर को हैज बीन नाम की वर्ब जो है मिला रही है लिंक वर्ब मिला करके। अब इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए लिंक वर्ब्स को अलग से ले रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको लेने वाला नहीं था, है ना। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, क्यों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी आगे आ जाओ। अजय वॉज हैप्पी दैट डे, अजय बड़ा खुश था उस दिन, तो वॉज आ गई आपकी वर्ब, अजय हो गया सब्जेक्ट, हैप्पी हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट डे होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। भाई कब खुश था? उस दिन खुश था, उस दिन खुश था, तो ये एडवर्ब होता है। एडवर्ब वाले चैप्टर में समझाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अजय हैड बीन रियली एंशियस, अजय रहा था बहुत ही एंशियस, बहुत ही परेशान। तो अजय सब्जेक्ट, एंशियस आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो इतना आप समझते हो, है ना। अब इसको ध्यान से देखना, लिंक वर्ब को पकड़ने का तरीका क्या है। लोग इज और वॉज में तो पकड़ लेते हैं, एम में पकड़ लेते हैं, आर में पकड़ लेते हैं, हैज बीन और हैड बीन में नहीं पकड़ पाते। देखो बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी फैमिली कितनी वर्ब्स हैं? 8 वर्ब्स हैं। अगर ये 8 वर्ब्स वर्ब वाले फ्रेज में अकेली आ जाएं, मतलब इनके बाद में कोई दूसरी मेन वर्ब ना हो, तो ये सब की सब बना देंगी सेंटेंस के अंदर लिंक वर्ब को। यहाँ पे इसके बाद में कोई और वर्ब आ रही है? नहीं आ रही।
यहाँ पे हैज बीन के बाद में कोई और वर्ब आ रही है, नहीं आ रही सर, एक नाउन आ रहा है। यहाँ पे वॉज के बाद में कोई वर्ब आ रही है, नहीं आ रही सर, एक एडजेक्टिव आ रहा है। यहाँ पे हैड बीन के बाद कोई वर्ब आ रही है सर, इस बीन के बाद में एक रियली नाम की एडवर्ब आ रही है, उसके बाद में एंशियस नाम का एक एडजेक्टिव आ रहा है। अगर इन आठों के बाद में कोई मेन वर्ब ना आ जाए, अगर इन आठों के बाद में कोई मेन वर्ब ना आ जाए, सेंटेंस एक लिंक वर्ब वाला सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होगा। समझ गए सिंपल कौन फॉर्मूला है ना। चलो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे बना, ये हैज भी लिंकिंग वर्ब है, बीन भी लिंकिंग वर्ब है, पर ये बी फैमिली की थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। वैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, समझ गया ना। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस पास्ट परफेक्ट, पर काम कुछ हो नहीं रहा, लिंकिंग वर्ब लगी हुई है। अच्छा, तो लिंकिंग वर्ब का फॉर्मूला आपने सीख लिया ना मेरे साथ, बी फैमिली की वर्ब प्लस में नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस, दैट सेंटेंस हैज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का भी आप पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि जो आपको यहाँ दिया होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वजह से लिंकिंग वर्ब्स का भी पैसिव नहीं बनता। अब जो लास्ट टाइप देख रहे हैं ना अपने अर्गेटिव वर्ब्स, इसको ध्यान से देखना, बहुत लोग आप कंफ्यूज होते हो उसमें, सवाल भी पूछते हो आप रोज, है ना, कमेंट सेक्शन में। द गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, शी बॉइल्ड द मिल्क बॉइल्ड आफ्टर 30 मिनट्स। फटाफट से आप कोशिश करो, सेंटेंस ब्रेक करो, फिर मैं ब्रेक करने वाला हूं। चलो ब्रेक कर दो ना, सिंपल सेंटेंस है सारे के सारे। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज हो गई वर्ब, गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट। भाई क्या इंक्रीज किया, प्राइसेस को। व्हाट का रिप्लाई किसने दिया, प्राइसेस ने, प्राइसेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज आपकी वर्ब होगी, ऑफ प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पेट्रोल नाम का नाउन, है ना, सब्जेक्ट कौन हो गया, प्राइसेस। कैसे पता लगा ये मुझे सब्जेक्ट है, भाई वर्ब आ गई ना, वर्ब, अगर वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट जरूर आएगा, चाहे कुछ और आए नहीं आए। यहाँ तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, मान लिया, पर सब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस नहीं बनेगा। पेट्रोल तो ऑफ से जुड़ गया, पेट्रोल तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। द एक डिटरमिनर होता है, एक आर्टिकल होता है, इसको भी नहीं बना सकते। अब बचा क्या, प्राइसेस। तो इंक्रीज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, प्राइसेस, है ना। चलो अगला सेंटेंस देखो, शी बॉइल्ड द मिल्क। बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, जिसके 3 फॉर्म हो, बॉइल हमारी वर्ब, शी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, मिल्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या मिल्क, क्या बॉइल किया भाई, मिल्क को बॉइल किया। जो व्हाट का रिप्लाई दे दे वर्ब से, जो व्हाट का रिप्लाई दे दे, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सिंपल सेंटेंस है ना, शी बॉइल्ड द मिल्क। अगला देखो, द मिल्क बॉइल्ड आफ्टर 30 मिनट्स। बॉइल्ड आपकी हो गई मेन वर्ब, मिल्क हो गया आपका सब्जेक्ट, आफ्टर होगी प्रेपोजिशन, 30 मिनट हो गया आपका इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये बॉइल क्या सब्जेक्ट, मिल्क कैसे बना, अरे सर उसमें दूसरा कोई नाउन ही नहीं है जो सब्जेक्ट बन सके। 30 मिनट को तो आपने आफ्टर से जोड़ दिया, अब बचा था मिल्क, तो मिल्क को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ा इस बॉइल वर्ब का। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दूसरे और चौथे नंबर का सेंटेंस आपको गलत लगेगा। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड, भाई कैसे इंक्रीज हुए, हैज बीन इंक्रीज लिखना चाहिए ना, इंक्रीज कर दिए गए हैं, है ना। द मिल्क बॉइल्ड आफ्टर 30 मिनट्स, मिल्क बॉईल हो गया 30 मिनट के बाद। अरे भाई कैसे हो गया, बॉईल करना मतलब बॉईल करना, तो किसने किया, तो हमें लिखना चाहिए द मिल्क हैज बीन बॉइल्ड आफ्टर 30 मिनट्स। पर आपके सरप्राइज के लिए बताता हूं मैं, दोनों सेंटेंस, चारों के चारों सेंटेंस सही है। क्यों, अब ध्यान से देखो, ये कई सारी ऐसी वर्ब है इंग्लिश में जो अर्गेटिव वर्ब्स भी होती हैं, हैपन वर्ब भी होती हैं और एक्शन वर्ब भी होती हैं, जैसे कि इंक्रीज नाम की वर्ब। इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज करना, और दूसरा मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज करना भी होता है, इंक्रीज होना भी होता है। जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये एक्शन वर्ब बन जाती है, जब इंक्रीज खुद हो रहा होता है कोई चीज तो ये अर्गेटिव वर्ब बन जाती है, हैपन वर्ब। फॉर एग्जांपल, सरकार ने इंक्रीज कर दिया प्राइसेस को। अच्छा, यहाँ पे तो इंक्रीज हो गई एक्शन वर्ब, सरकार ने इस काम को किया। प्राइसेस इंक्रीज हो गए, भाई किसने इंक्रीज किए, सर भगवान ने। जहां पे काम भगवान करने लग जाए, सेंटेंस का डूअर आपको ना मिले, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाओ, वहां पे बन जाती है वो वर्ब अर्गेटिव वर्ब। तो इंक्रीज एक अर्गेटिव वर्ब है, पर आपको इसलिए कंफ्यूज करती है क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब भी है ना, ध्यान देना। वैसे ही बॉईल, बॉईल का मतलब होता है किसी चीज को बॉईल करना, किसी चीज को उबालना, और बॉईल का मतलब होता है खुद भी उबलना। तो यहाँ पे बॉईल जो हो रहा है ना, मिल्क खुद ही बॉईल हो रहा है 30 मिनट के बाद। अब किसने किया बॉईल, गैस ने किया सर, भगवान ने किया, गर्मी ने किया, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। जिसने किया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो कोई और है,
एक्चुअल में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। दूध बॉईल हो रहा है पर दूध ही सब्जेक्ट है, अर्गेटिव वर्ब बॉईल नाम की अर्गेटिव वर्ब है ना। बस ध्यान देने की चीज है कि ये एक्शन वर्ब भी होती है, जैसे उसने बॉईल किया था मिल्क को, यहाँ पे बॉईल करने का काम हो रहा है, यहाँ पे बॉईल होने का काम हो रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे अर्गेटिव वर्ब क्यों कंफ्यूज करती हैं आपको। अब मैं एक दो सेंटेंस और दिखा रहा हूँ अर्गेटिव पे, फिर जंप करेंगे सीधे सीधे अपने एरर के ऊपर आज की, है ना। थोड़ा सा एक ना बेस बना लो, फिर अपने एरर पे आते हैं ना। चलो ये 4 सेंटेंसेस और देख लेना। अर्गेटिव वर्ब में कभी भी आप कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि अर्गेटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब बॉयल का कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, दूध ही इसका ऑब्जेक्ट था और दूध ही को सब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनका कभी भी पैसिव आप नहीं बनाएंगे। चलो शी हैज बिगन, पहले आप करो, चारों सेंटेंस को ब्रेक करेंगे फटाफट सभी के सभी लोग। जो सीखो, जो काम करो जिंदगी में अच्छे से करना। अगर कोई करवा रहा हो ना तो पूरे मन से करना, पूरे मन से करो। अगर सीखने आए हो तो सीख करके निकलना आज। He has begun to work hard. Winter begins after the Christmas. He tested positive for infection. The ice cream melted. चलो शुरू करें। हैज बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के बाद हमारा वर्ब हो गया। भाई किसने शुरू किया? उसने शुरू किया। बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। बिगिन मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, शुरुआत करने वाला हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा टू वर्क यहाँ पे इन्फिनेटिव है, मैंने लिखा नहीं है, नकारा वर्ब बोलते हैं। इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हार्ड यहाँ पे एक जो है ना एडवर्ब है, आएगा इन्फिनेटिव वाला। थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम दो, सब चीजें लेकर के आऊंगा मैं, देखते जाना। अभी यहाँ पे अपने इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इन्फिनेटिव आएगा, अलग से चैप्टर लूंगा, पूरा ढंग से डिटेल से बताऊंगा। चलो ही हैज बिगन टू वर्क हार्ड हो गया आपका। विंटर बिगिंस आफ्टर द क्रिसमस। विंटर शुरू होती है, सर्दियां शुरू होती हैं क्रिसमस के बाद। बिगिन वर्ब होगी, विंटर सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर प्रपोजिशन होगी, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द क्रिसमस। यहाँ पे द निकाल भी सकते हो आप, है ना, प्रॉपर नाउन है क्रिसमस, है ना। विंटर बिगिंस आफ्टर द क्रिसमस। अब मुझे एक बात बताना छोटी सी, क्या भाई यहाँ पे तो उसने शुरू किया था, यहाँ पे तो बिगिन वर्ब को हमने एक्शन फॉर्म में यूज किया, यहाँ पे बिगिन फॉर्म एक्शन में यूज नहीं हो रही। विंटर शुरू होती है क्रिसमस के बाद। कौन शुरू करता है? फिर से वही सवाल, सर कौन शुरू करता है? अरे भाई भगवान करता है। जैसे ही आपको पता लग गया कि यहाँ पे करने वाला डूअर जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या पता लगा? बिगिन नाम की वर्ब है ना, बिगिन नाम की वर्ब ये भी अर्गेटिव वर्ब की तरह काम करती है, समझ गए ना। तो बिगिन जो है ना, बिगिन अर्गेटिव वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है। वैसे ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्शन, उसने टेस्ट किया इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव। अब यहाँ पे टेस्ट करने का मतलब क्या है? टेस्ट होना। उसका टेस्टिंग पॉजिटिव आया इस इन्फेक्शन के लिए। उसने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया जो करना था, उस लैब के जो है टेक्नीशियन ने किया जो करना था, पर उसको टेस्ट पॉजिटिव हुआ। ही टेस्टेड पॉजिटिव, टेस्टेड यहाँ पे अर्गेटिव वर्ब। वैसे ही आइसक्रीम मेल्ट हो गई। भाई मेल्ट करने वाला कौन? सर गर्मी ने मेल्ट कर दी। अरे किसी ने भी की हो, पर आइसक्रीम मेल्ट हो गई, जिसने की है वो सब्जेक्ट नहीं है, जो मेल्ट हुई है एक्चुअल में उसको हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ये तीनों सेंटेंस एग्जाम्पल्स हैं अर्गेटिव वर्ब के। यहाँ पे मैंने बिगिन वर्ब को अर्गेटिव फॉर्म में यूज किया, फिर मैंने टेस्ट वर्ब को अर्गेटिव फॉर्म में यूज किया, फिर मैंने लास्ट में मेल्ट वर्ब को अर्गेटिव फॉर्म में यूज किया। मेल्ट का मतलब मेल्ट करना, मेल्ट होना। टेस्ट का मतलब टेस्ट करना, टेस्ट होना। बिगिन का मतलब बिगिन करना या बिगिन होना। आई थिंक आप समझ गए होंगे अर्गेटिव वर्ब्स कैसे काम करती हैं। सारी वर्ब्स मैं आपको अर्गेटिव अलग से लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, इनको सीख लो आप, है ना। अभी देखो कॉन्सेप्ट आपका बन गया, नीम बन गई। अब फटाफट आप जो है एक के बाद एक जो है एरर को सॉल्व करने लगेंगे मेरे साथ, है ना। शुरू करें फटाफट से, चलो आ जाओ। एरर को पहले शुरू कर रहा हूं मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले एक काम करते हैं, आपको ना मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक सेशन देता हूं छोटा सा, है ना। इनका तीनों का पैसिव नहीं बनेगा अर्गेटिव वालों का, है ना, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो पैसिव इनका नहीं बना सकते। अच्छा मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, उससे पहले अपने एक चार्ट में देख लेते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा। एक्शन वर्ब, लिंक वर्ब और अर्गेटिव वर्ब, 3 तरह की वर्ब्स होती हैं। एक्शन वो होती हैं जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसके अंदर एक वर्ब एक जो है ना, एक उसका ऑब्जेक्ट रख भी सकती हैं, चाहे उसका ऑब्जेक्ट ना रखें। जब एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट रखती हैं तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट ना रखें उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। वैसे लिंक वर्ब होती हैं जिनमें कोई काम ना हो रहा हो, अवस्था बताई गई हो, ही इज अ टीचर, शी इज स्मार्ट, इनका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, कोई एक्शन भी नहीं होता। लास्ट में होती है अर्गेटिव वर्ब, जिसमें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बना होता है, और सेंटेंस का जो डूअर होता है वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, अपने आप होती हैं वर्ब्स, भगवान इनको करता है, इनको कहते हैं अर्गेटिव वर्ब्स। अर्गेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से इनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक्शन वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ?
पूरी इंग्लिश में सिर्फ ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, इसके अलावा हम किसी का पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, है ना। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब का ही पैसिव बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करो। चारों सेंटेंस में 5 वर्ब्स हैं, मुझे उनकी कैटेगरी बता दो आप एक बार, मेरे को मालूम चल जाए आप सीख गए हो, फिर मैं एरर करवाऊं तो आपको मजा आए। 5 वर्ब्स की कैटेगरी फटाफट मुझे आप बता दो, कौन सी लिंक है, कौन सी एक्शन है, कौन सी अर्गेटिव है, कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। चलो सिंपल है, देखना वर्ब भी मैंने मार्क कर दी है। रश्मि इज इन लव विद विशाल, पूरी कहानी सी बनाई है मैंने। रश्मि विशाल को प्यार करती है। इज है अकेले आया हुआ है, जब बी फैमिली की वर्ब अकेले आ जाए, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, बीन तो आएगी भी नहीं कभी, है ना। अगर कभी अकेले आ जाए उस केस में क्या होगा, हमारे पास होगी लिंक वर्ब। तो रश्मि इज इन लव विद विशाल में रश्मि यहाँ पे लिंक वर्ब बना करके बैठी है विशाल के साथ। रश्मि सेंट हर फादर टू मीट विशाल्स मॉम, एक्शन का काम हो रहा है, सेंड किया गया, है ना, एक्शन तो हो गया, एक्शन वर्ब हो गई। अच्छा सेंड किसको किया, फादर को, तो फादर ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो सेंड में हमने यहाँ पे एक्शन वाली ट्रांजिटिव वर्ब बना दी। एक्शन भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब। रश्मि हार्ट ब्रोक, रश्मि का दिल टूट गया। अब किसने तोड़ा, भाई विशाल ने तोड़ा या भगवान ने तोड़ा, हमें उससे मतलब नहीं है। रश्मि का दिल टूटा है ना, रश्मि का जो दिल जो सब्जेक्ट है उसने नहीं तोड़ा, वो खुद टूटा है। ब्रोक यहाँ पे काम कर रहा है किसका, अर्गेटिव वर्ब का। तोड़ने वाले का नाम नहीं आ रहा, और जिसको टूटा है दिल उसको हमने सब्जेक्ट बना रखा है, अर्गेटिव वर्ब। विशाल ने रिफ्यूज किया, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, रिफ्यूज किया उसके प्रपोजल को, एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट वाली एक्शन वर्ब, एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब। रश्मि क्राइड अ लॉट, यहाँ भी एक्शन हुआ, रश्मि बहुत रोई, पर कैसे रोई, क्राई के बाद में कोई दूसरा नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कैसे रोई, क्यों रोई, इसके बारे में हमें नहीं पता चल रहा, वट या होम का रिप्लाई नहीं आ रहा, ये बन गई एक्शन इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए ना, एक्शन तो हो रहा है पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बढ़े आगे, अब देख लो, इतना जो लोग नहीं कर पाए ना एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये आप करोगे बेस बनेगा, तभी आप एरर सीखोगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप इतना कॉन्सेप्ट सिखा देते हो, एरर सिखाया करो सीधे सीधे। क्या कभी 5वें गियर में गाड़ी दौड़ाई है तुमने, नहीं दौड़ती कोई भी गाड़ी, है ना, 5वें गियर में नहीं दौड़ती, पहले गियर से शुरू करो, आओ 5वें गियर तक, मजा आएगा चलने का। अब आपके सामने मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जो आपने मेरे साथ सीखा उसको एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे आपको टैकल करना है ना। चलो देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव होती है, बताया था ना मैंने आपको 5%, जिनको आपको ट्रांजिटिव रखना है, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं, वो 5% जिनको कभी भी अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी, है ना। ऐसी 2 वर्ब्स हैं, राइज और रेज। मैं एडिटोरियल सेशन में बहुत बार करवाता हूँ, आज एक बार अपने पक्का कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आप फिर से देखना चाहें तो इस वीडियो में रखा रहेगा, है ना। राइज और रेज 2 वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे चलती है, राइज रोज रिजन, रेज रेज्ड रेज्ड। दोनों वर्ब का मीनिंग लगभग एक जैसा है, दोनों में फर्क क्या है, एक है इंट्रांजिटिव, एक है ट्रांजिटिव। रेज का मतलब होता है उठा देना, किसी चीज़ को उठा देना, हमेशा एक अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इस वर्ब का कोई काम करने का मतलब ही नहीं है। राइज का मतलब होता है उठना, खुद उठते खुद आप हैं, आप ही ऑब्जेक्ट होते हैं पर आप ही सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे केस के अंदर राइज को हम जो है कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। आप ही उठ रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, उठाने के लिए ऑब्जेक्ट देने की जरूरत है। अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। द बॉय रोज हिज हैंड, द बॉय रेज्ड फ्रॉम द चेयर। भाई इसको पार्सिंग करेंगे, अपने पार्सिंग से सीखना है ना। बॉय की वर्ब है रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, है ना, राइज की सेकंड फॉर्म रोज। भाई लड़का खड़ा कर दिया उसने अपने हाथ को। भाई एक बात बताओ, राइज वर्ब अपना ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं कभी, तो ये हिज हैंड नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो इस हैंड को निकाल दो या इस वर्ब को चेंज कर दो। सर इस वर्ब को चेंज कर देते हैं, कैसे, लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया है, उठाया है, तो राइज वर्ब नहीं, हमें रेज वर्ब को यूज करना था। या तो इस हैंड को निकाल दो, लड़का खड़ा हो गया, बांध लेंगे, या इस हैंड को रखना है तो राइज का जो रोज है ना उसको रेज का रेज्ड बना दो, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में रखो और वर्ब को कर दो चेंज। तो हम क्या बनाएंगे, द बॉय रेज्ड हिज हैंड। समझ गए ना, ट्रांजिटिविटी इंट्रांजिटिविटी से हमें पता लगा, राइज वर्ब कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखती, रेज वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट रखती है। हमें यहाँ पे हैंड ऑब्जेक्ट मिला हुआ था, हमें पता लगा सेकंड फॉर्म रोज नहीं आ सकती, रेज्ड ही आ सकती है। द बॉय रेज्ड फ्रॉम द चेयर, द बॉय रेज्ड फ्रॉम द चेयर, रेज हो गई आपकी वर्ब, फिर से वही बात है, रेज वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो रेज दूसरे वाली है, ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आपने दिया नहीं, फ्रॉम प्रपोजिशन दे दी, मतलब ये वर्ब यहाँ पे गलत यूज हुई है।
इसकी जगह पे रेज की जगह पे यूज होना चाहिए था रोज। लड़का खड़ा हो गया, रोज हो गया, उठ खड़ा हुआ अपनी चेयर से। तो दोनों को मैंने आपस में कंफ्यूज किया। ट्रांजिटिविटी और इंट्रांजिटिविटी आपको पता हो, इन दोनों के बाद में ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको देख करके आप बता सकते हो कौन सी वर्ब को अपने कैसे सही से यूज करेंगे। एक और देखना है इसी के ऊपर, राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज अ कॉज फॉर कंसर्न। राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इज अ कॉज फॉर कंसर्न। एक बार इसकी पार्सिंग कर देता हूँ। इज आपकी मेन वर्ब है ना। अच्छा, ऑफ प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट इसका पेट्रोल है। कोज जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या आप इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, है ना। इज अगर अपने पास इज जो है मेन वर्ब बन के आ जाए तो अपने बाद में एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर लेगी, नाउन या एडजेक्टिव को, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। फॉर एक प्रपोजिशन होगी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया कंसर्न। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं बना, देखो बाकी सब चीजें आ गई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, सब्जेक्ट मिलना जो है वो बाकी है। सब्जेक्ट बन सकता है राइजिंग और प्राइसिस में से कोई भी एक, या तो राइजिंग को बना दो या प्राइसिस को बना दो। अगर राइजिंग को सब्जेक्ट बनाया तो राइजिंग एक जीरेंट बन जाएगा और प्राइसिस बन जाएगा उस जीरेंट का ऑब्जेक्ट। मैं कोशिश करता हूँ इसको सब्जेक्ट बनाने की। मान लो राइजिंग को सब्जेक्ट बना दूँ, जीरेंट को इसको ऑब्जेक्ट दे दूँ प्राइसिस। वैसे ही मुझे याद आएगा, सर राइज तो अपना ऑब्जेक्ट लेती नहीं, तो राइजिंग जीरेंट अपना ऑब्जेक्ट कैसे ले लेगा। आपने बोला सर राइज अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो राइजिंग नाम का जीरेंट अपना ऑब्जेक्ट कैसे ले लेगा। बात तो सही है तुम्हारी, मतलब ये राइजिंग जीरेंट तो नहीं है। फिर ये क्या है सर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब जीरेंट ना बन रही हो, जब वर्ब ना बन रही हो, उसको बोलते हैं अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको बोलते हैं अपने एडजेक्टिव। तो राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्राइसिस आपका सही जो है ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात को। कैसे पता लगा मुझे, राइजिंग अगर सब्जेक्ट होता तो प्राइसिस का ऑब्जेक्ट होता, पर राइजिंग की इतनी औकात ही नहीं है अपना एक ऑब्जेक्ट ले पाए, क्योंकि राइज वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इंट्रांजिटिव होती है। तो इससे मुझे पता लगा राइजिंग यहाँ पे जीरेंट नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ट्रू सब्जेक्ट है हमारा प्राइसिस। जैसे ही मुझे पता लगा ना प्राइसिस हमारा ट्रू सब्जेक्ट है, मैं प्राइसिस के हिसाब से वर्ब को चेक करूंगा। वर्ब निकली है इज, इसको बना दूंगा आर। देखो ऐसे ही एरर्स आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। आप राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसी एरर्स आप जो है जनरली करते हो। अब इसका मतलब हो गया उठते हुए दाम। उठते हुए दाम एक कॉज फॉर कंसर्न है, चिंता का कारण है। चलो आगे बढ़े, समझ गए आई थिंक, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो राइज जैसा एक और जोड़ा है अपने पास, लाई और ले का। एक का मतलब होता है लेटना, लाई का मतलब होता है लेटना, ले का मतलब होता है लेटा देना, किसी को बिछा देना। इनमें कंफ्यूजन क्या है, लाई की सेकंड फॉर्म और ले की फर्स्ट फॉर्म सेम है। लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेट। समझ रहे हो बात को। इसका जीरेंट बनता है लाइंग, इसका जीरेंट बनता है लेइंग। बिल्कुल सिंपल है, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेट। अब ये ले है ना और ये ले है, इन दोनों को कंफ्यूज करके देता है आपको। जहां पे ये वाला ले लगाना होता है वहां ये लगा के देगा, जहां पे यहाँ ऐसा कोई ले चाहिए होता है वहां पे ये वाला ले लगा के देगा। एग्जाम्पल, ही ले द मैट ऑन द सोफा। उसने बिछा दिया मैट को। देखो ले का मतलब होता है लिटा देना, या ले का मतलब होता है लेट जाना। तो या तो उसने लिटा दिया मैट को सोफा के ऊपर, या वो लेट गया सोफा के ऊपर। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ये वाला ले मान लूं, पर ये वाला ले कभी भी अपनी जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ले के बाद में मैट क्या कर रहा है भाई, मैट कर क्या रहा है यहाँ पे, इस ले वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ले नहीं सकते आप, है ना। मतलब ये वाला जो ले है ना, ये यहाँ से नहीं आया, ये वाला ले आया है यहाँ से, है ना, या ये वाला ले आया है यहाँ से। अच्छा, अगर ये यहाँ से आया है तो ही के हिसाब से यहाँ पे पीछे एस लगना चाहिए था। ही लेज द मैट ऑन द सोफा। वो हर रोज मैट को सोफा पे बिछाता है। अब ऐसा भी नहीं है, तो गलती क्या हुई है यहाँ पे, एक्चुअल के अंदर आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी थी, लेड। ही लेड द मैट ऑन द सोफा। तो सेकंड फॉर्म लेड की जगह उसने आपको ले यूज करवाया। आपको इस ऑब्जेक्ट को देख के पता लगा ले यहाँ पे नहीं आएगा, आपने अपना दिमाग लगाया, आपको पता लगा लिटाने की बात हो रही है, ले यहाँ पे आया नहीं हुआ, तो मुझे सेकंड फॉर्म लेड को यहाँ पे यूज करना है। समझ गए। अगला देखो, देन ही लेड ऑन द मैट। फिर वो सो गया जो है मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर। लेड मतलब लेटा देना। अच्छा, किसको लिटा दिया, इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ नहीं रहा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो मतलब ये जो है ना ये लेड, इसकी जगह पे यूज करना था ये वाला ले। देन ही ले ऑन द मैट। समझ गए मेरी बात को। वो खुद लेटा है यहाँ पे, ले अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो ले ऑन द मैट यहाँ पे लगा करके हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से लाई और ले के अंदर आपको कंफ्यूजन आती है। एक और चीज बता दूं मैं, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना भी, पर वो लाई, लाइड होती है, वो अलग वर्ब है ना। लाई, लाइड, लाइंग। मुझसे झूठ बोल रहा है कोई, ही इज लाइंग टू मी, है ना। चलो अब तीसरा नंबर एरर देखते हैं फटाफट से। तीसरा जोड़ा है अपने पास लास्ट, फिर इसके बाद कॉमन एरर्स करवाऊंगा। इसमें फॉल और फेल नाम की दो वर्ब्स हैं। वही लाई और ले वाला इनका चक्कर है।
फॉल का मतलब होता है गिराना, फेल का मतलब होता है गिरा देना। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब होता है गिरा देना। फॉल का मतलब होता है आप गिर गए, फेल का मतलब होता है किसी चीज को आपने गिरा दिया। अब देखो इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वही इसका सेकंड फॉर्म है, तो फेल फेल दोनों तरफ आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अब इनकी सेकंड फॉर्म है फेल, थर्ड है फॉलन, इसकी है फेल्ड और फेल्ड। समझ गए? अब इसको बना करके देखते हैं। द गर्ल फेल हर 3 अटैकर्स इन अ सिंगल ब्लॉक। लड़की ने गिरा दिया अपने 3 हमलावरों को एक सिंगल ब्लॉक के अंदर। तो होगी कोई हट्टी कट्टी, है ना, मैरी कॉम मरा हुआ उसने तीनों को पकड़ के, तो उसने फेल कर दिया अपने 3 अटैकर्स को, गिरा दिया। पर यार एक बात बताओ, फेल का मतलब क्या होता है? फेल का मतलब क्या होता है? गिरा देना, गिरा देना। तो अगर आपने गिराया है ना तो गर्ल के हिसाब से यहाँ पे फेल्स आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अगर गर्ल है तो वो तो अपने पीछे एस लेगी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो या तो वो रोज गिराती है ऐसा कोई सेंटेंस होता तो मैं फेल्स बना के सेंटेंस को सही लिख देता, पर यहाँ पे फेल लिखा है ना, फेल। एक्चुअल में आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ इस वाले से। सेकंड फॉर्म बना के बता रहा हूँ फॉल की, जिसका मतलब होता है गिर जाना, पर यहाँ पे तो गिराया जा रहा है। इसके पास, इस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट भी है अटैकर नाम का। इस वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट ये लेती नहीं है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फेल्ड नाम की वर्ब का। तो एक्चुअल में क्या किया मैंने, फेल्ड की जगह फेल लिख करके दे दिया। आपको फीलिंग भी आ गई पास्ट टेंस की, पर वर्ब मैंने गलत लिख करके दी। आपको सही वर्ब यूज करनी थी। आप यहाँ बोलने वाले थे द गर्ल फेल्ड हर अटैकर्स इन अ सिंगल ब्लॉक। समझ गए ना? गिरा देना, खुद नहीं गिरी वो, उसने गिराया 3 हमलावरों को। चलो अब दूसरे को देखते हैं। फॉलिंग ट्रीज आर फॉरबिडन इन दिस एरिया। मैं नहीं, आप कोशिश करेंगे। फॉरबिडन का मतलब बता देता हूँ, मनाही है किसी चीज़ की, फॉरबिडन है। सब लोग कोशिश करें, बताओ क्यों ये सेंटेंस गलत है, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में। रूल आपके सामने है, कोशिश करो, दिमाग चलाओ, बहुत इजीली आप इसको बता सकते हैं। चलो, कोशिश की होगी उनको आ गया होगा, जिन्होंने नहीं की होगी अब देख लो, ढीठ मत बना करो, खुद करने की कोशिश किया करो, है ना। फॉलिंग ट्रीज आर फॉरबिडन इन दिस एरिया। आर क्या है अपनी मेन वर्ब है। अच्छा भाई सर, इन क्या होता है? प्रपोजिशन होती है, उसका ऑब्जेक्ट है एरिया नाम का नाउन। अब ये बताओ, ये देखो, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, फॉरबिडन एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट इन दोनों में से एक बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया फॉरबिडन। आर हो गई आपकी लिंक वर्ब, है ना। अब ये बता दो मेरे को, फॉलिंग और ट्रीज में से सब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो फॉलिंग सब्जेक्ट बनेगा या ट्रीज बनेगा। अगर फॉलिंग सब्जेक्ट बना तो फॉलिंग जीरंड कहलाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनते ही जीरंड कहलाती है। उसके बाद में आने वाला नाउन बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा उसका बाद में आने वाला नाउन? उसका ऑब्जेक्ट। पर दिक्कत हो गई इसमें, अगर फॉलिंग एक जीरंड बनेगा तो अपना ऑब्जेक्ट वो नहीं ले सकता, क्योंकि फॉल वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती नहीं है। गिरना एक जो है अर्गेटिव वर्ब है, बिना जो है आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसको नहीं दे सकते। मैं गिर गया, आई फेल, है ना। तो फॉलिंग को भी आप ऑब्जेक्ट नहीं दे पाओगे। अब ट्रीज को तो कहीं ना कहीं आपको ठिकाने लगाना है। मतलब क्या है, फॉलिंग के पास जीरंड बनने का कोई चांस है ही नहीं। अब एक चांस है क्या, या तो फॉलिंग को बदल दो फेलिंग में, या फॉलिंग को मान लो पार्टिसिपल, या फॉलिंग को मान लो एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव मान लेता हूं, सेंटेंस देखता हूं मीनिंग बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। गिरते हुए पेड़, फॉलिंग मतलब गिरते हुए पेड़ मना है इस एरिया में अंदर। इस एरिया में सब कुछ चलता है, सारी चीज चलती है, बस गिरते हुए पेड़ नहीं चलते। जैसे कोई पेड़ गिरता है उसको सजा दी जाती है, फांसी के तख्ते भी उसको लटका दिया जाता है ना। गिरते हुए पेड़ मना है इस एरिया के अंदर। अरे भाई, गिरते हुए पेड़ कैसे मना हो सकते हैं? पेड़ को गिराना तो फिर भी मान सकता हूं मैं मना है, पर गिरते हुए पेड़ को आप कैसे मना करोगे? गिरना था जिसने गिर गया। तो मतलब क्या है, ये पार्टिसिपल भी नहीं बन सकता, इसको चेंज करो, फॉलिंग नहीं, यहाँ पे आएगा फैलिंग। पेड़ गिराना मना है इस एरिया के अंदर। तुमने पेड़ गिराया तो तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। समझ गए ना कैसे आया हूं मैं अप्रोच से। फॉलिंग को जीरंड मान नहीं सकते, फॉलिंग पार्टिसिपल बन करके सेंटेंस में कुछ मीनिंग दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, इसको हटा ही देता हूं और फेलिंग को जीरंड बना लेता हूं, ट्रीज को इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। फेलिंग के पास ताकत भी है ऑब्जेक्ट रखने की, तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेट बैठ गया। अब अगर किसी को एरर दिख रही हो तो मुझे एरर बताएगा। मैंने आपको फॉर्मूला 90% बता दिया, अभी भी सेंटेंस में एक एरर है। चलो, याद है ना, जीरंड कभी भी अपनी प्लूरल वर्ब नहीं लेता। फेलिंग ट्रीज इज फॉरबिडन इन दिस एरिया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, जीरंड कहलाती है। जीरंड कभी भी अपनी वर्ब प्लूरल नहीं लेता, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इस तरह से सेंटेंस, ये क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। वहां भी कोई कंफ्यूज हुआ था, आज मैं आपको कर रहा हूं, यहां सीख लो ताकि कल को आपको एग्जाम के वक्त कंफ्यूज ना होना हो, है ना। चलो, अब कॉमन एरर्स पे आते हैं।
ये सारी मैंने मोटी मोटी ट्रांजिटिव वर्ब्स आपके सामने लिख दी हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं। कितनी वर्ब्स हैं गिन लेना, 15, 20, 25, 50 जितनी भी हैं। इनमें से बेसिकली सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनको मैं एक एक करके आपको फटाफट दिखा देता हूँ, मोटी मोटी दिखाऊंगा जिनमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ध्यान से देखना, इसमें 4 से 5 सरप्राइज हैं आप लोगों के लिए, है ना, आपके लिए हराने की चीज़ें रखी हैं मैंने। जैसे द कमिटी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एंड गेव अ फाइनल वर्डिक्ट। कमेटी ने डिस्कस किया मैटर के बारे में और एक फाइनल वर्डिक्ट को दिया। पहली वर्ब कौन सी आ गई भाई, डिस्कस। डिस्कस तो सर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर इसको ऑब्जेक्ट देना है तो ये अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैटर नाम का ऑब्जेक्ट इसको मैं दे देता अगर ये अबाउट बीच में ना पड़ा होता। तो ये वो सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगी, या दूसरे शब्दों में कहूँ इनके बाद में प्रपोजिशन मत लगाएं, है ना। इनके जो इनके मोस्ट पॉपुलर मीनिंग है उनके बाद में प्रपोजिशन नहीं लगता। कुछ एक वर्ब्स में दूसरे मीनिंग के बाद प्रपोजिशन लगता है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा, है ना। चलो, तो कमेटी डिस्कस अबाउट द मैटर में गलती ये हो गई मेरे भाई, डिस्कस को एक ऑब्जेक्ट देना था, अबाउट नाम की प्रपोजिशन बिना बात मैंने बीच में घुसेड़ दी है, इसको यहाँ से निकाल दो। सेंटेंस बनेगा द कमेटी डिस्कस्ड द मैटर एंड गेव अ फाइनल वर्डिक्ट। समझ गए ना, अबाउट को निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला देखो, द पीएम एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ये क्वेश्चन 100 में से 90 गलत करते हैं। एम्फसाइज के बाद में ऑन लगाने की कोशिश करते हैं। एम्फसाइज वर्ब भी ट्रांजिटिव है, इसको भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। द पीएम एम्फसाइज में एम्फसाइज एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसको आपने दिया नहीं, ऑन प्रपोजिशन घुसेड़ डाली, इसको फटाफट से निकाल दो, सेंटेंस बना दो द पीएम एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। देखो लॉजिक के साथ सिंपल है, बिना लॉजिक के रट्टे मारने पड़ेंगे, सिंपल लॉजिक के साथ समझो, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं, She, the storm entered into the city and brought destruction with it, है ना। The storm entered into the city and brought destruction with it. Enter भी कैसी वर्ब है सर, ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद का इंटू निकाल दो। स्टॉर्म घुस गया सिटी के अंदर और लेकर के आया अपने साथ में डिस्ट्रक्शन को। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं, इस इंटू को तो आपने निकाल दिया, है ना। They entered into a contract. They entered into a contract. पॉज कर रहा हूं, यहां पे मुझे बताना इस इंटू को निकालूं या रखूं। चलो, अगर एडिटोरियल्स देखते हो, ग्रामर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एंटर वर्ब इनटू के साथ मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बनाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनके मेन मीनिंग के साथ प्रपोजिशन नहीं आती, इनके दूसरे मीनिंग्स के साथ प्रपोजिशन आती है। तो ये फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी करार के अंदर किसी के साथ आना, किसी के साथ डिस्कशन में आना, निगोशिएशन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। इस तरह के काम करते हो ना, तब आप एंटर इनटू करते हो। यहां पे इस इनटू को मत निकाल देना, समझ गए मेरी बात को। एंटर इनटू इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, इनटू यहां पे बिल्कुल सही है। पर जब कहीं घुस जाते हो आप किसी के घर में, किसी की सिटी में, किसी के दुकान में, किसी के मकान में, एंटर के बाद में इनटू आप यूज नहीं करते। समझ गए आई थिंक, एंटर इनटू और एंटर। अच्छा, एक छोटा सवाल है, एंटर ऑन भी होता है एक, है ना, एंटर ऑन। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एंटर ऑन क्या होता है, करवा चुका हूं मैं कई बार, थोड़ा सा दिमाग खंगालो अपना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सेंटेंस अपना, वी विल कंसिडर अबाउट योर प्रपोजल। इसको भी लोग बहुत गलत लिखते हैं, भाई कंसीडर करेंगे तुम्हारे प्रपोजल के बारे में। दिक्कत वही है, कंसीडर भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अबाउट को बीच में जो घुसेड़ा हुआ है निकाल फेंको। वी विल कंसीडर योर प्रपोजल, समझ गए ना। चलो, दे एंजॉयड एट द पार्टी, दे एंजॉयड द म्यूजिक। एंजॉय, एंजॉय आपकी वर्ब है, दोनों सेंटेंस में एंजॉय आपकी वर्ब है। पर एंजॉय कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इस केस में तो एंजॉय किसको किया तुमने, म्यूजिक को, तो एंजॉय को एक ऑब्जेक्ट मिल गया। पर इस केस में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा किस्सा फंस जाए जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बीच में ना आ रहा हो, तो या तो आप इस ऐड को निकाल दो, दे एंजॉयड द पार्टी, या तो इस ऐड को निकाल दो, या बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को घुसा दो, दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। देखो प्रोनाउन वीडियो में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको सारी वर्ब्स लिखवाई भी थी। एंजॉय होती है, अवेल होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, सेटिस्फाई होती है, इंट्रोड्यूस होती है ना, सारी की सारी वर्ब्स करवाई थी। आज मैं उनका लॉजिक आपको दे रहा हूँ, क्यों वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थी, क्योंकि वो ट्रांजिटिव होती हैं, उनको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा चाहिए होता है। समझ गए ना। अभी आगे बढ़ते हैं, लास्ट के अंदर एक आपको समरी दूंगा छोटी सी, उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा ये सारी वर्ब्स को आपको कैसे याद करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को परिचय दिया। अब अपना ही दिया होगा,
इंट्रोड्यूस अगर उसने अपने वाइफ को किया होता, अपने ब्रदर को किया होता, अपने बच्चे को किया होता, अपने बॉस को किया होता, तो उसका नाम होता। अब उसका नाम नहीं है तो इंट्रोड्यूस को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, क्योंकि इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द ऑडियंस। द कमिटी, अब इसको ध्यान से देखना। अच्छा आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर्स, द कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेंबर्स। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस क्यों गलत है। चलो बहुत कंफ्यूजन है इसमें बहुत लोगों को, है ना। मैंने टीचर्स को भी कंफ्यूज देखा इसके अंदर, मुझे नहीं लगता है कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है। ध्यान से देखना, कंप्राइज कैसी वर्ब है। कंप्राइज सर ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव होती है। अगर ट्रांजिटिव होती है तो कंप्राइज के बाद में 3 मेंबर्स नहीं आएगा। कंप्राइज करना मतलब मिल करके बना होना। तो कमेटी मिल करके बनी है 3 मेंबर से, कमेटी मिल करके बनी है, कंप्राइज होती है 3 मेंबर से। सीधी सीधी बात है, ऑफ को निकाल फेंको। पर क्या सर हमेशा ऑफ निकलेगा इसके बाद? नहीं निकलेगा। अगर कंप्राइज एक एडजेक्टिव हो तो इसके बाद में ऑफ आता है। दिस द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेंबर्स। यहाँ पे कंप्राइज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कमेटी अच्छी है, कमेटी लंबी है, कमेटी बड़ी है, कमेटी खराब है, कमेटी करप्ट है, कमेटी बहुत जो है ऑनेस्ट है। वैसे कमेटी कंप्राइज्ड है, कमेटी मिल करके बनी हुई है 3 मेंबर्स के द्वारा, है ना। अगर ये पैसिव वॉइस होता तो पीछे बाय लगा होता, किसने कंप्राइज किया, उस केस में आप इस ऑफ को निकाल सकते थे। पर एडजेक्टिव होने की वजह से कंप्राइज के बाद में ऑफ को हम जो है लगाते हैं। तो कंप्राइज के बाद लट मत गाड़ देना, ऑफ नहीं लगाऊंगा, लगाना है। अगर कंप्राइज्ड थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही हो, ये कंप्राइजेस के साथ तो कभी ऑफ नहीं आ सकता। चलो अगला देखते हैं, लास्ट स्टेप ना, इसके बाद समरी है सबकी। योर प्रपोजल लैक्स ऑफ क्लैरिटी, देयर वाज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर प्रपोजल। बता दो मेरे को दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो सिंपल सेंटेंस है, लैक आपकी वर्ब है, प्रपोजल आपका सब्जेक्ट है, ऑफ इसके बाद नहीं आना चाहिए। लैक वर्ब ट्रांजिटिव होती है, ऑफ को निकाल दो। योर प्रपोजल लैक्स क्लैरिटी। तो क्या सर ऑफ के बाद हमेशा लैक निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर वाज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द प्रपोजल, वर्ब है आपकी वॉज, सब्जेक्ट है आपका लैक। यहाँ पे लैक वर्ब नहीं है, अब यहाँ पे जो वर्ब हुआ करती थी अब यहाँ पे वही वर्ब सब्जेक्ट बन के आ गई है। तो लैक वर्ब सब्जेक्ट भी होता है नाउन बन के, लैक वर्ब भी होती है सेंटेंस की मेन वर्ब बन के। अगर मेन वर्ब बन के आए तो ट्रांजिटिव है, कोई ऑफ मत लगाना। अगर ये नाउन वाउन बन के आ जाए तो उसके बाद में ऑफ बिल्कुल सही है। तो देयर वाज अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर प्रपोजल, सेंटेंस हैज नो एरर। यहाँ पे इस ऑफ को आना चाहिए क्योंकि लैक यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं जिसको आपको ट्रांजिटिव करना पड़ता। चलो अब लास्ट में ये एक छोटी सी टेबल है, इसको देख करके आप समझो आप क्यों कंफ्यूज होते हो इन जो ना वर्ब्स के साथ में। देखो जैसे डील विद है, इसका मतलब होता है टैकल करना। जैसे आप डील विद बोलते हो ना, वैसे लोग कॉमन एरर करते हैं टैकल विद बोलने की। बट डील विद तो ठीक है पर टैकल के साथ में विद नहीं आता। जैसे वेट फॉर है, वैसे ही उसका मतलब होता है अवेट, है ना। आई वॉज अवेटिंग योर रिप्लाई या आई वॉज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, दोनों का मतलब एक है। अब जैसे आप वेट फॉर याद करके बैठे हो ना, लोग कॉमन एरर करते हैं अवेट फॉर भी लिख देते हैं। अवेट के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आती, अवेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लुक इनटू, किसी चीज में छानबीन करना, वैसे ही आप कर देते हो इन्वेस्टिगेट इनटू। तो लुक इनटू का जो फ्रेजल वर्ब है, जो फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम है वो वर्ड है इन्वेस्टिगेट, उसके बाद में भी कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आती। तो वी विल लुक इनटू द मैटर और वी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, दोनों मतलब एक ही है बिना उसके प्रपोजिशन के। कंसिस्ट ऑफ को लोग कंप्राइज ऑफ लिखते हैं, मैंने आपको बताया कंप्राइज के बाद में कभी भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर कंप्राइज एक एडजेक्टिव है तो ऑफ लगा देना, पर कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ ऑफ लगाते हैं वैसे यहाँ भी ऑफ लगा के बोलते हैं भाई यहाँ भी ऑफ जो है कंप्राइज के बाद आना चाहिए। कैरी ऑन को बोलते हैं कंटिन्यू, पर कंटिन्यू ऑन नहीं बोलते। कैरी ऑन ठीक है पर कंटिन्यू आगे से ऑन को निकाल दो। कॉन्फ्लिक्ट विद को कॉन्ट्राडिक्ट विद बोलते हैं लोग, पर कॉन्ट्राडिक्ट अकेला आता है, कॉन्फ्लिक्ट विद के साथ आता है। लुक फॉर को सीक फॉर बोलते हैं, लुक फॉर का मतलब होता है सीक करना, किसी चीज़ को ढूंढना। सीक के बाद में फॉर लगाने का कोई मतलब नहीं है। कम टू का मतलब होता है रीच, रीच के बाद में भी टू मत लगाएं। आई रीच टू दिल्ली, शी रीच टू मुंबई, ऐसा नहीं बनता है। शी रीच्ड मुंबई, दे रीच्ड दिल्ली या दे केम टू दिल्ली। तो इनके बाद में टू आ रहा है तो आपकी कोशिश होती है रीच के बाद में भी टू लगाने की। पर ये सारी की सारी वर्ब्स जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो उनके बाद कोई प्रपोजिशन एक्चुअल में नहीं आता है। तो ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, मैंने एक साथ एक छोटी सी टेबल बना करके आपको बता दी हैं। इस पार्ट को मैं यहीं पे रोकूंगा, है ना, थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, फिर थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट करते हैं वर्ब पे। अब कोई ये सवाल मत करना सर वो स्टेटिक वर्ब क्यों नहीं करवाई, डायनेमिक वर्ब क्यों नहीं करवाई, सब करवाऊंगा मैं।
जिन लोगों ने कोचिंग वोचिंग ली हुई है वो सवाल पूछते हैं, सर ये क्यों नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। तुमने जो नहीं पढ़ा ना कोचिंग में वो भी करवाऊंगा मैं, थोड़ा सा शांति रखो, सब चीज़ें एक के बाद एक आने वाली हैं। फटाफट से इसको डाइजेस्ट करें। कमेंट के अंदर जो मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे उनके आंसर्स को डालें। 5 सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो आगे की वीडियो का मसाला है, इसको यहीं रोक देते हैं अभी। आपके 7 क्वेश्चंस, 5 नहीं एक्चुअल में 7 है। अब कोशिश करो और मुझे बताओ, आपको वो लिस्ट मैंने दे दी है, वहाँ पे लिस्ट को देख लेना और मुझे बताओ इनमें से कौन से के अंदर क्या एरर है और कैसे उसको सही करोगे। लॉजिक के साथ करना है सारा काम आपको, है ना। 7 को सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में मेरे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में, अभी मैं अपडेट कर दूंगा, आप उन रिप्लाई से अपने रिप्लाईज को चेक भी कर लेना। अब जरूर से इस वीडियो को एक लाइक देना, अभी शुरू में नहीं बोला पर लास्ट में बोल रहा हूँ, एक थम्स अप देना और वीडियो को शेयर करना आगे, ताकि ये कंटेंट सब लोगों तक पहुंच सके जिसको मैं बहुत एफर्ट से बना करके लाने की कोशिश करता हूँ। साइनिंग आउट।